वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। तो आज अपन बात कर रहे हैं 10th चैप्टर की। मेरे चैनल को फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। मैंने 10th चैप्टर में आवर्धन तक क्लियर पढ़ाया था और बहुत अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में या मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर पूछ लेना। तो आज मैं एक बार वापस आवर्धन थोड़ा रिपीट कर लेती हूँ। क्या होता है आवर्धन, क्या होता है आवर्धन। तो जब मैंने आवर्धन बताया था उसका क्या मतलब हुआ कि जो बिंब के प्रतिबिंब बनने का जो छोटा बड़ा कैसा बनता है वही क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। मतलब बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब छोटा है या बड़ा है, कैसा है, वह कंडीशन क्या कहलाती है, आवर्धन कहलाती है। आवर्धन को अपन किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, m से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा V/U। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आवर्धन का फॉर्मूला है V/U। नेगेटिव है, यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह जो दिया हुआ है, ये जो नेगेटिव जो चिन्ह देख रहे हो आप, तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो बनने वाला जो बिंब का जो प्रतिबिंब बना है, बिंब का जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक है और उल्टा है। कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है। इस चिन्ह का यही मतलब होता है कि जो बिंब का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक और उल्टा है। कैसा है, वास्तविक और उल्टा है। फिर ये चीज अगर इसमें कोई कुछ नहीं समझ में आया, इसमें कोई डाउट है तो मुझे वापस पूछ लेना, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चीज फॉर्मूला इसका समझ में आ गया। V/U, V है प्रतिबिंब की दूरी, U है प्रतिबिंब की दूरी, और जो नेगेटिव चार्ज यहाँ दिया हुआ है वह नेगेटिव चार्ज है वास्तविक और उल्टा। क्या है, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग डालो फटाफट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। उसकी चाल क्या होती है, बदल जाती है। कैसे, जैसे कोई माध्यम ये एक है, जैसे कोई ये एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, ये क्या है, ये दूसरा माध्यम है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो उसकी चाल क्या होगी, बदल जाएगी। कभी सीधी नहीं आएगी और या तो लेफ्ट हो जाएगी या राइट हो जाएगी या टर्न हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी चाल में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो वही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो उसकी चाल में वह किरण क्या होगी, या तो विचलित हो जाएगी, उसकी चाल में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण पहले चीज़ों को समझ लेना। नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगी, मेरे से नोट्स ले लेना, कमेंट में मैसेज कर देना पहले, लेकिन ज़्यादा चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसकी चाल में या वो किरण क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। वह किरण क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, उस किरण में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। उस किरण की चाल क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो वो किरण क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। वही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। माध्यम एक से माध्यम दो कुछ भी ले लो। माध्यम एक मान लो अगर वायु है, तो माध्यम दो अपन कांच ले लो कि वायु से जो है कांच में प्रवेश कर रही है किरण, तो उसकी चाल में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो अगर माध्यम एक है, अपन वो माध्यम ले ले, सघन माध्यम एक है, वहाँ हो गया सघन माध्यम। दूसरा हो गया विरल माध्यम मतलब कोई भी खाली स्थान, वायु। और सघन माध्यम मान लो कोई भी कांच हो गया, कोई भी कुछ और हो गया, तो वह कौन सा हो गया, सघन माध्यम हो गया। वह कौन सा, सघन माध्यम ले लो उसको, ठीक है।
तो माध्यम, ये फटाफट नोट करो। देखना, अगर माध्यम फर्स्ट जो है वो सघन माध्यम है, माध्यम फर्स्ट क्या है, सघन माध्यम है। मान लो कोई कांच है, उससे वायु जो है कांच से या किसी भी, चलो वायु मान लो, यहाँ वायु है, वायु से विरल कांच में जा रही है, ये पानी में जा रही है कोई किरण, प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, पानी में जा रही है। दूसरा माध्यम अपन ने पानी ले लिया जो विरल माध्यम है। अगर यहाँ से जो प्रकाश की किरण है वह पानी के अंदर जा रही है, यहाँ से आ रही है, तो यहाँ अगर मैं अभिलंब खींचूँ, यहाँ मैं क्या खींचूँ, एक अभिलंब खींचूँ, तो यहाँ ये चीज़ देखना कि यहाँ मैंने एक अभिलंब खींचा है, इस अभिलंब से किरण क्या हो गई, दूर हट गई। क्या हो गई, दूर हट गई। किरण जो आने वाली जो किरण थी वो अभिलंब से क्या हुई, सीधी ना जाके क्या हो गई, थोड़ी दूर हट गई। क्यों, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि सरल सघन माध्यम से किसमें आ गई, वो विरल माध्यम आ गई। किसमें, माध्यम चेंज होते ही प्रकाश की चाल में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। जो प्रकाश की चाल जो सीधी चल रही थी वो टर्न हो गई हल्की सी, और यह क्या है, अभिलंब है। यह क्या है, अभिलंब खींचा मैंने, तो देखा अपन ने कि अभिलंब से क्या हो गई, थोड़ी दूर हट गई। अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो किरण, प्रकाश की जो चाल है, जो किरण है प्रकाश की, वह क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी। किसमें, किसमें, सघन माध्यम से विरल में जाती है तब, सघन माध्यम से विरल में जाती है तब अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। और जब विरल से सघन में जाती है, जब विरल से सघन में जाएगी तब अभिलंब के क्या आ जाएगी, नजदीक आ जाएगी। ठीक है, सघन से विरल में जाएगी तब तो प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। लेकिन जब विरल से सघन में जाएगी, जब उल्टी होगी, विरल से सघन में जाएगी, तब प्रकाश की चाल में क्या आएगा, अंतर आएगा। क्या होगी, अभिलंब से, अभिलंब के नजदीक आ जाएगी किरण। ठीक है, तो ये कुछ चीज ध्यान रखना, यही प्रकाश का अपवर्तन है। बहुत ईजी टॉपिक है। तो और माध्यम आप कुछ भी ले सकते हैं, फटाफट नोट करो ये चीज। नोट कर लिया ये चीज, जैसे अपन ने कोई कांच की सतह ले ली, जैसे अपन ने क्या लिया, कांच की सतह ले ली। जैसे मैंने कांच की सतह ले लेती हूं मैं यहाँ पे ए बी, यहाँ मैंने क्या ले ली, एक अपन ने क्या ली है कि यहाँ पे कांच की सतह ली है। ठीक है, अब देखो कि कांच के गुटके, जब ये मान लो अभिलंब है, ये मैंने एक अभिलंब खींच लिया, ये मैंने क्या खींच लिया, अभिलंब खींच लिया। ठीक है, ये मैंने अभिलंब खींच लिया। तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण इस कांच के अंदर प्रवेश करेगी, किसके अंदर प्रवेश कर रही है, ध्यान रखना, कांच के अंदर प्रवेश कर रही है, तो कांच के अंदर प्रवेश करते ही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाते ही अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ये विचलित हो गई किरण यहाँ पे। तो ये जो माध्यम था वह था सघन माध्यम, वायु थी यहाँ पे, ये अपन ने कांच लिया, तो ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। ठीक है, तो जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो अभिलंब से क्या हो गई, किरण दूर हट गई। मतलब यहाँ आके अंदर इस जो कांच के अंदर एंटर करते ही, एंट्री करते ही अभिलंब से किरण क्या हो गई, दूर हट गई। किरण क्या हो गई, विचलित हो गई। ठीक है, फटाफट नोट करो ये चीज। ठीक है, ये अपन ने किस में देखा, कांच की स्लैब में अपवर्तन। किस में देखा, कांच की स्लैब में अपवर्तन। अपन ने कांच की स्लैब ली, उसमें अपने अपवर्तन देखा, तो अभिलंब की प्रकाश की किरण क्या हो गई, अभिलंब से दूर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। ठीक है, अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, अपवर्तन के नियम। पहला नियम देखो कि जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। ये देखो, ये आपतित किरण हो गई, ये हो गया अपना अभिलंब, और जैसे ही यहाँ से अंदर घुसी ये कौन सी हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। अपवर्तित किरण जैसे ही विचलित हुई ये कौन सी हो गई, यहाँ पे इसको अपवर्तित किरण बोला जाता है। ठीक है, तो
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। और क्या होगा? अभिलंब। तीनों क्या होता है? एक ही सतह पर प्रेजेंट होते हैं। तीनों क्या होता है? एक ही सतह पर प्रेजेंट होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे, ये पहला नियम है, नोट करना। दूसरा होगा कि आपतन कौन कीजिए, अपवर्तन कौन कीजिए। अब देखना ये मान लो कांच की स्लैब है ये कोई, ठीक है, यहाँ अभिलंब बना हुआ है, यहाँ जो कोण बन रहा है, यहाँ जो अपवर्तित किरण है, तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा? यहाँ कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण। कौन सा बनेगा? आपतन कोण। यहाँ कौन सा कोण बना? आपतन कोण। और यहाँ जो किरण विचलित हुई है, यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, यहाँ कौन सा कोण बनेगा? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। यहाँ पे कौन सा कोण बना? अपवर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है? दोनों बराबर होती है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होगी? दोनों बराबर होगी। ठीक है, तो साइन आई अपॉन क्या होगा? साइन आर। ठीक है, बराबर स्थिरांक। ठीक है, ये तो हो गया साइन आई, ये जो कोण आपतन कोण है वो हो गया साइन आई, ये हो गया साइन आर। ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या हो गई? बराबर हो गई। फटाफट नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, अपवर्तनांक। फटाफट हेडिंग डालो। नेक्स्ट, अपवर्तनांक। क्या होता है अपवर्तनांक? अपवर्तनांक की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से थोड़ा टर्न हो जाती है, थोड़ा विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी या अभिलंब के पास में जाएगी। क्या करेगी? या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी या अभिलंब से पास में जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना अपवर्तनांक कोण। ये कौन सा हो गया? अपना अपवर्तनांक कोण हो गया। ठीक है, जिसको अपन साइन आई से डिनोट करते हैं। ये हो गया अपना आपतन, ये हो गया अपना आपतन कोण, ये हो गया अपना आपतन कोण, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? साइन आर से डिनोट करते हैं। तो साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा? साइन आर हो जाएगा। ये तो चलो चीज़ अपने मैंने बता दी थी। अब देखो अपवर्तनांक क्या होता है कि जब किन्हीं दो माध्यमों के लिए दिशा में परिवर्तन के विस्तार के रूप में अपन अपवर्तनांक को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम एक, ये अपना माध्यम एक हो गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब एक माध्यम के अंदर से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो उसके प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। उसके प्रकाश की चाल में क्या होगा? अंतर होगा। तो जो प्रकाश माध्यम एक में जो प्रकाश की चाल थी वो थी v1, माध्यम दो के अंदर कौन सी प्रकाश की चाल हो जाएगी? v2। तो माध्यम दो में आते ही प्रकाश की चाल क्या हो गई? v2 हो गई। जो माध्यम फर्स्ट में क्या थी? v1 थी। तो अपवर्तनांक का यही मतलब है कि किसी भी, यहाँ कोई भी कांच की स्लैब ले लो या कुछ भी ले लो, कोई भी माध्यम ले सकते हो आप। फर्स्ट माध्यम कोई निर्वात हो गया, वायु हो गई, कुछ भी माध्यम ले लो। सेकंड माध्यम अपन ने ले लिया, वाटर ले लिया, पानी ले लिया, कांच ले लिया, सेकंड कोई भी माध्यम ले लो। तो जब माध्यम एक से माध्यम दो में जैसे ही प्रवेश करती है, माध्यम चेंज होते ही प्रकाश की चाल हो गई चेंज हो जाएगी। और जो माध्यम एक में प्रकाश की चाल थी अपन उसको क्या डिनोट करते हैं? v1 से। और जो माध्यम दो के अंदर प्रकाश की चाल थी वो क्या थी? v2 हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? v2 हो जाएगी। ठीक है, तो माध्यम एक के अंदर प्रकाश की चाल क्या हो गई? माध्यम एक में प्रकाश की चाल v1, माध्यम दो के अंदर प्रकाश की चाल क्या हो गई? v2 हो गई। क्या हो गई? v2। ये नोट करना ये चीज़। अब देखो
कि माध्यम एक और ये हो गया माध्यम 2, तो यहाँ जो चाल है वो है v1, यहाँ जो चाल है वो है v2, ठीक है, ये अभिलंब, ठीक है। अब देखो कि माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 के सापेक्ष किसका 1 का अपवर्तनांक क्या होगा, माध्यम 2 के सापेक्ष अपन 1 का अपवर्तनांक निकाले, अपवर्तनांक को मैं n से डिनोट कर दूं, किससे, n से, तो माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक निकाले तो क्या हो जाएगा 2n21, 2 के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं अपन, 1 का निकाल रहे हैं, तो n21 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, किसके सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 की चाल, ठीक है। ये अपना एक नया फॉर्मूला बन गया। अगर अपने को माध्यम 1 के सापेक्ष 2 की चाल निकालनी है तो क्या हो जाएगा, n12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n12 हो जाएगा। और क्या फॉर्मूला बनेगा कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल किसके अपॉन हो जाएगी, कि माध्यम 1 के अपॉन, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल के अपॉन, ठीक है। ये किसकी थी, माध्यम 2 की 1 के सापेक्ष, और ये हो गई कि माध्यम 1 की 2 के सापेक्ष प्रकाश की चाल क्या बन गई, कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 में, और ये हो गई इसकी उल्टी। तो ठीक है, ये हो गया अपना अपवर्तनांक ऐसे निकालते हैं। अपवर्तनांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है कि माध्यम 1 के सापेक्ष 2 की और 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे। तो ये बिल्कुल इजी फॉर्मूला और बहुत ही इजी है कि जैसे प्रकाश की यहाँ से किरण में माध्यम चेंज हुआ, यहाँ से क्या हुई, प्रकाश की चाल चेंज हो गई। माध्यम चेंज होते ही प्रकाश की चाल क्या हो गई, विचलित हो जाती है। ठीक है, फटाफट नोट करो। देखो, अगर मान लो माध्यम 1 में वायु ले लूँ, माध्यम 1 मैंने क्या लिया, वायु ले लिया, हवा ले ली, वायु ले लिया, निर्वात ले लिया, खाली कुछ नहीं। माध्यम 1 अपना क्या हो गया, निर्वात हो गया, वायु हो गया, या कुछ खाली स्थान हो गया। तो अगर माध्यम 1 अपन वायु ले रहे हैं तो उस माध्यम 1 की 2 के सापेक्ष चाल कितनी होगी, जो अपवर्तनांक निकलेगा उस अपवर्तनांक को अपन क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। कि माध्यम 2 का 1 या निर्वात के सापेक्ष, किसके, निर्वात के या 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, तो ये लाइन नोट कर लेना कि अगर माध्यम अपन 1 वायु ले रहे हैं या निर्वात ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, खाली कुछ भी स्थान ले रहे हैं, तो इसके सापेक्ष अगर इसका माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है तो वह अपवर्तनांक कौन सा कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करो। और अपन जो अपवर्तनांक को अपन किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक को अपन n से डिनोट करा तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को अपन किससे, nm से डिनोट करते हैं। किससे, nm से, किससे, nm से। जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा किससे डिनोट होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक किससे डिनोट होगा, nm से। किससे, nm से। ठीक है, तो यहाँ मैं nm निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालूँ तो क्या निकलेगा कि माध्यम 1 या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल, किसमें, निर्वात, खाली स्थान में प्रकाश की चाल, किसमें, निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल, और इसकी चाल क्या ले लेता अपन, c ले लेता है। और माध्यम 2 या कोई भी माध्यम 2 ले ही नहीं सकते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक अपन ने निर्वात लिया है तो दूसरा तो ओनली माध्यम हुआ। तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, v,
निर्वात में प्रकाश की चाल अपन ने ली है c और माध्यम के अंदर अपन ने प्रकाश की चाल ली है v। तो अपने पास निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, nm क्या हो जाएगा, c/v। c मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, c का मतलब हो गया निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल v क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल v क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये अपने पास कौन सा आ गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक आ गया। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो बहुत इजी सा फॉर्मूला है, अपन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सी का मतलब निर्वात मतलब वायु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खाली स्थान। ठीक है, हेडिंग डालना लेंस, हेडिंग डालना लेंस, हेडिंग डाल दो लेंस। हेडिंग डाल दो लेंस, फटाफट हेडिंग डालो। तो चलिए अपन बात कर रहे थे लेंस के बारे में, अपने को लेंस का पढ़ना है कि जो लेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जो लेंस होंगे वो दो तरह के होंगे। पहला हो गया अपने पास उत्तल लेंस, पहला कौन सा हो गया, उत्तल लेंस, बिल्कुल दर्पण की तरह है ये भी। दूसरा हो गया अपने पास अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो जो उत्तल लेंस होता है, वो बिल्कुल कैसा होता है, बाहर से मोटा, कैसा होता है, बाहर से मोटा। लेकिन जो अवतल लेंस होगा वो बिल्कुल अंदर से चपटा होगा, अंदर की ओर धंसा हुआ होगा। कैसा होगा, अंदर की ओर धंसा हुआ होगा। उत्तल लेंस क्या होगा, बाहर से गोलाई में मोटा की तरफ होगा। अब देखो, जैसे उत्तल दर्पण के अंदर वक्रता केंद्र होता है, सेम वही कंडीशन में उत्तल लेंस के अंदर भी वक्रता केंद्र होता है, जिसको अपन प्रकाशीय केंद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। किसके, उत्तल लेंस के अंदर ये जो होता है वो हो गया प्रकाशीय केंद्र या फिर वक्रता केंद्र। क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र या वक्रता केंद्र। ठीक है, कौन सा, उत्तल लेंस के अंदर, जिसको अपन O से डिनोट करते हैं। किससे, O से डिनोट करते हैं। ये होगी अपनी मुख्य अक्ष, जो बिल्कुल मैंने दर्पण में भी बताई थी, वह लेंस में भी होती है। जो मैंने मुख्य अक्ष मैंने दर्पण के अंदर बताई थी, सेम वही कंडीशन में लेंस के अंदर भी होती है मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, और अपना एक पॉइंट मैंने बताया था आपको, उत्तल दर्पण में भी समझाया था, जो F होता है। अब दर्पण में तो क्या होता है, सिर्फ फोकस होता है, F होता है, F एक ही होता है, जिसको अपन ने फोकस बिंदु कहा था, जो मैंने दर्पण में सारी परिभाषा लिखाई थी फोकस बिंदु की। ठीक है, जिसको फोकस बिंदु कहा था, F से डिनोट किया था। यहाँ पे C वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। अब देखना कि यहाँ पे फोकस क्या होता है, एक होता है। क्यों, क्योंकि दर्पण में क्या सीन रहता है, पीछे की तरफ पॉलिश की हुई होती है, तो पीछे की तरफ जो F तो होगा नहीं, फोकस बिंदु रहता नहीं है। लेकिन दर्पण के अंदर क्या होता है, अपने पास दो फोकस बिंदु होते हैं, F1 और F2। क्योंकि दर्पण के पीछे की तरफ कोई पॉलिश की हुई नहीं होती है, पीछे का भी भाग शो होता है, कोई पीछे पॉलिश की हुई नहीं होती है, ये ध्यान रखना ये चीज। तो यहाँ पे जो हो गया वो C1, यहाँ पे हो जाएगा C2, और यहाँ पे फोकस बिंदु जो होगा उसको F1 बोल देंगे। यहाँ जो फोकस बिंदु होगा उसको F2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। ठीक है, फटाफट ये नोट करना कि जो उत्तल लेंस होगा अपने पास कैसा होगा, बिल्कुल मोटाई में होगा, जो अवतल लेंस होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, चपटा होगा। कैसा, चपटा होगा। अब देखो, उत्तल लेंस को अपन क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। उत्तल लेंस का दूसरा नाम अपन क्या देते हैं, अभिसारी लेंस। और जो अवतल लेंस होगा, जो अपने पास अवतल लेंस प्रेजेंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी बोला जाता है। उसको अपसारी लेंस भी बोला जाता है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या हो गया, अभिसारी लेंस हो गया, और अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या हो गया, अपसारी लेंस हो गया। क्या हो गया, अपसारी लेंस
हो गया, ये चीज़ नोट कर लेना, क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस क्या होता है, बिल्कुल मोटाई में होता है। जो उत्तल लेंस अपने पास होगा वो बिल्कुल बाहर किनारे उसकी कैसी होगी, बिल्कुल मोटाई में होगी। लेकिन जो अपने पास अवतल लेंस है वो कैसा होगा, अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, अंदर की ओर थोड़ा चपटा होगा, ठीक है। और इसके जो किनारे होते हैं, इसके उत्तल लेंस के जो किनारे होंगे वो कैसे होंगे, वो तो होंगे पतले। उत्तल लेंस के जो किनारे होते हैं, उत्तल लेंस के बीच वाला भाग कैसा होगा, बिल्कुल मोटा, और किनारे कैसे होंगे, पतले। लेकिन अवतल लेंस के जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, अवतल लेंस के जो किनारे होंगे वो बिल्कुल पतले होंगे, लेकिन जो ऊपर वाला भाग होगा वो कैसा होगा, मोटा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ नोट करना, ये चीज़ नोट करना। ये चीज़ नोट करना कि उत्तल लेंस कैसा होता है, इसकी किनारे कैसी होगी, किनारे कैसी होगी, मोटी होती है, और किनारे पतली, किनारे कैसी होती है, पतली। और बीच वाला भाग कैसा होता है, बीच वाला भाग कैसा होता है, बिल्कुल मोटा होता है। मेरे साथ साथ नोट करते जाना। लेकिन जो अपने पास अवतल लेंस है उसकी किनारे कैसी होगी, मोटी होती है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये किनार क्या है, ये किनारे क्या है, मोटी है बिल्कुल। और जो उत्तल लेंस है वो जो इस तरह से दिखता है उसकी किनारे क्या है, बिल्कुल पतली है। तो और ये बीच में से कैसा दिख रहा है, बीच में से ये बिल्कुल पतला होगा, ठीक है। ये फटाफट नोट करना ये चीज़। इसको अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस। उसका दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस। इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, इसको अपसारी लेंस भी बोला जाता है। अब थोड़ा कुछ चीज़ें समझ लो उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में। अपन कुछ चीज़ें करते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। ये देखो, ये उत्तल, ये अवतल, ठीक है। जो तो बीच वाला जो भाग होगा, जो बीच वाला जो भाग प्रेजेंट होता है वो तो हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जो होता है दर्पण में वक्रता केंद्र हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन जो लेंसों के अंदर जो वक्रता केंद्र होंगे वो बिल्कुल दो होंगे। वन इस साइड में भी होगा, इस साइड में भी होगा। इस साइड में जो होगा उसको अपन C1 से डिनोट करते हैं, इस साइड में जो होगा अपन उसको C2 से डिनोट करते हैं। तो जो वक्रता केंद्र है वो हो गया C1, यहाँ जो वक्रता केंद्र है वो हो गया C2। अब इनमें फोकस बिंदु भी होता है। जो फोकस बिंदु दर्पण के अंदर तो सिंगल रहेगा, लेकिन लेंसों के अंदर क्या रहेंगे, दो फोकस बिंदु होंगे। लेंसों के अंदर दो फोकस बिंदु प्रेजेंट होते हैं, F1 और F2, F1 और F2, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट हो गया वो हो गया वक्रता केंद्र। क्या हो गया, वक्रता केंद्र। मैंने इसकी परिभाषा बिल्कुल लिखवा रखी है वक्रता केंद्र की, कि वक्रता केंद्र किसी लेंस किसी लेंस में, चाहे वो उत्तल अवतल गोले दर्पण पृष्ठ होते हैं और यह किसी एक गोले का भाग है। ये क्या है, वक्रता केंद्र क्या होते हैं, किसी गोले का भाग होते हैं। वक्रता केंद्र क्या होते हैं, किसी गोले का भाग, ठीक है। और दूसरा मुख्य अक्ष, ये अपने पास हो गई मुख्य अक्ष। मैंने इसकी भी डेफिनेशन लिखवा रखी है। ये हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गई मुख्य अक्ष। दूसरा नोट कर दो, ये हो गया अपने पास प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, इसको किससे डिनोट करा जाता है, O से डिनोट करते हैं। ये अपने पास प्रकाशिक केंद्र हो गया। मुख्य अक्ष हो गई अपने पास वक्रता केंद्र और द्वारक। जहाँ ये है द्वारक, इनको बोला जाता है
लेंसों के अंदर द्वारक होते हैं, इनको द्वारक बोला जाता है। जहाँ से किरणें विचलित होती है, जहाँ से यहाँ से कोई किरण आ रही है तो विचलित कहाँ से होगी, यहाँ से विचलित होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, द्वारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द्वारक। ये चीज़ें नोट करो, फिर अपन समझते हैं इससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किस किस टाइप में बनते हैं, किस किस स्थिति में बनते हैं। तो पहली कंडीशन लिखना अनंत पर। पहली कंडीशन लिखना अनंत पर, मतलब कि जो वस्तु पड़ी है वो कहाँ पड़ी है, जो वस्तु पड़ी है वो कहाँ पड़ी है, अनंत पे पड़ी है। कहाँ पड़ी है, अनंत के ऊपर पड़ी है। तो ये देखो, जो उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष C1 F1, वस्तु कहाँ पड़ी है, बिल्कुल अनंत से पड़ी है। अनंत से कोई किरण आ रही है, ये अनंत से कोई किरण आ रही है। अनंत से जब कोई किरण आ रही है तो बिल्कुल F से होकर गुजरेगी। यहाँ पे जो फोकस बिंदु है F से होकर गुजरेगी। यहाँ से कोई दूसरी किरण आ रही है, यहाँ अपने पास अभिलंब है। उत्तल लेंस में क्या होता है, यहाँ जो अभिलंब प्रेजेंट होता है, उत्तल लेंस में ये जो बनने वाला अभिलंब है, यहाँ से किरण विचलित होती है। यहाँ से किरण क्या होगी, विचलित होगी। विचलित होकर किरणें कहाँ मिलेगी, फोकस बिंदु पे। तो पहला पॉइंट, पहला अपने पास क्या बन गया, पहला अपने पास क्या बन गया, फोकस पे। कहाँ बनी, जो प्रतिबिंब पहला अपना बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि जब वस्तु अनंत के ऊपर हो, तो जब वस्तु अनंत के ऊपर हो तो अपना जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन लिखना, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। और कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा। कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा। फटाफट नोट करो ये चीज़। बिल्कुल वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बहुत छोटा होगा और F2 पे बनने वाला है प्रतिबिंब। ये चीज़ फटाफट नोट करो। दूसरा लिखना, दूसरी स्थिति देखना है इसकी, लेंस की। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु C व अनंत के बीच में हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत व C1 के बीच में हो। तब देखना कि जो यहाँ से जो किरण आ रही है, यहाँ से जो किरण आ रही है, एक किरण यहाँ से आई जो फोकस से होके निकलेगी। बिल्कुल ये तो फिक्स है कि एक पहली जो किरण होती है वो फोकस से निकलेगी। जो दूसरी जो किरण आ रही है वो अगर अपन यहाँ से निकाले तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बना, अपना प्रतिबिंब कहाँ बना, बिल्कुल F2 और C के बीच में बना। कहाँ बना, F2 व C2 व F2 के बीच में। के बीच में बना। कैसा होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, छोटा होगा लेकिन बिल्कुल बहुत छोटा नहीं होगा। जो दूसरा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, जब किरण यहाँ से होकर गुजर रही है और दूसरी किरण यहाँ O से गुजर रही है तो प्रतिबिंब अपना कहाँ बनेगा, पहले F2 पे बना था तो इससे थोड़ा सा आगे बनेगा, F2 और C2 के बीच में बनने वाला है। F2 और C2 के बीच में बनने वाला है और कैसा होगा, छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, ये चीज़ नोट करो। तीसरा देखना, तीसरी कंडीशन देखना। अब जब वस्तु पहले अनंत पे थी, फिर वस्तु C और अनंत के बीच में आ गई, तो अब वस्तु कहाँ होगी, अब वस्तु कहाँ होगी, C के ऊपर होगी। कहाँ होगी, C के ऊपर। अब वस्तु कहाँ हुई, C के ऊपर हुई। जब वस्तु C के ऊपर हुई तो F से निकली पहली किरण। पहली किरण कहाँ से निकली, F से निकली। दूसरी किरण कहाँ से निकलेगी,
दूसरी किरण जब पहली कंडीशन में F2 पे बना प्रतिबिंब दूसरी कंडीशन में F2 C2 पे के बीच में बना, तो तीसरी कंडीशन में किस पे बनेगा? C पे। किस पे बनेगा? वक्रता केंद्र पे। ये हो गया अपने पास वक्रता केंद्र पे बनने वाला प्रतिबिंब। तो जब वस्तु C1 पे वक्रता केंद्र पे थी तो तीसरा प्रतिबिंब जो बना वो कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर बना। तो जब वक्रता केंद्र पे ही वस्तु है और वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब बन रहा है तो दोनों की जो स्थिति रहेगी वो क्या रहेगी? बराबर रहेगी। दोनों का आकार क्या रहेगा? बराबर रहेगा। छोटा नहीं होगा, आकार क्या होगा? बराबर होगा। आकार कैसा होगा? बराबर होगा। और वस्तु कहाँ पड़ी है? वस्तु कहाँ पड़ी है? C के ऊपर, C1 पर। ठीक है, जो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिल्कुल बराबर होगा और जो अपनी वस्तु पड़ी है वो पड़ी है अपनी C1 पर। फटाफट ये चीज़ नोट करना। C पर हो, ठीक है। 4 पॉइंट लिखना, 74 लिखना। अब वस्तु कहाँ है? जब वस्तु पहले कंडीशन पे वस्तु अनंत पे थी, दूसरी वस्तु अनंत और C के बीच में थी, तीसरी अपनी C पे आ गई वस्तु, तो चौथी कंडीशन अपन क्या लेंगे? जब वस्तु कहाँ है? वस्तु कहाँ है? C व F के बीच में। कहाँ है? C व F के बीच में। C व F के बीच में है वस्तु। अब देखना, अब जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो कहाँ बनने वाला है? प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो पहले जो अपना प्रतिबिंब बना था वो बिल्कुल C पर बना था, तो इस बार का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? C2 अनंत के बीच में बनने वाला है प्रतिबिंब। क्यों? क्योंकि वस्तु कहाँ पर है? वस्तु C व F1 के बीच में है। वस्तु C व F1 के बीच में है, तो जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो कहाँ बनेगा? बिल्कुल वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? बराबर नहीं होगा। वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। वस्तु से कैसा होगा? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने वाला है और वस्तु से बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा? C2 व अनंत के बीच। कहाँ बनेगा? C2 व अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो C2 व अनंत के बीच में बनने वाला है। वस्तु से बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, नॉर्मल बड़ा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखना, जो लेंस की जो स्थिति है, अब अपन ने कहाँ ली थी? C व F1 के बीच में ली थी। अब अपन कंडीशन कहाँ ले रहे हैं? C पर ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? C1 व F1 के बीच में हो गई। अब F पर होगी पोजीशन। अब देखना, जो यहाँ से जो किरण विचलित होती है, जो ये अपना O है, यहाँ से जो किरण विचलित होती है, दूसरी कहाँ बनेगी? अनंत के ऊपर। दूसरा अपना प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है? अनंत पे बनने वाला है। कहाँ पर? क्यों? क्योंकि वस्तु कहाँ पड़ी है? F1 पर। F1 पर। अब पांचवी कंडीशन पर क्या हो गया? वस्तु कहाँ पड़ी है? F1 पे पड़ी है, तो अपना जो प्रतिबिंब बनने वाला है, लेंस द्वारा बनने वाली स्थिति, अवतल लेंस द्वारा बनने वाली स्थिति, अवतल लेंस द्वारा बनने वाली स्थिति, अवतल लेंस द्वारा बनने वाली स्थिति। अवतल लेंस से दो कंडीशन बनती है। अवतल लेंस से अपन ने दो कंडीशन ही बनती है, ये देखना। पहली कंडीशन क्या हुई? पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन और
दूसरी कंडीशन, तो पहली जो कंडीशन होगी वो वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर होगी। अपन ने वस्तु अनंत पे ले ली, तो C1, F1, F2 और C2। तो वस्तु अपन ने अनंत से जब कोई किरण आ रही है प्रकाश की, तो यहाँ से वो विचलित होके बिल्कुल फोकस की तरफ ना जाके फोकस की बिल्कुल उल्टी साइड में वो किरण विचलित होगी। जो इस बार जो अवतल लेंस से जो किरण विचलित होती है, ये किरण विचलित हुई है फोकस से बिल्कुल उल्टी साइड में, और यहाँ से कोई किरणों का मिलने का कोई चांस नहीं है। यहाँ इस तरफ प्रतिबिंब बनने का कोई चांस नहीं होता है। किसमें, अवतल लेंस के अंदर। किसके अंदर, अवतल लेंस के अंदर यहाँ इस तरफ प्रतिबिंब बनने का कोई चांस नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनाएंगे। किसमें, काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनेगा। अवतल लेंस के अंदर काल्पनिक प्रतिबिंब बनने वाला है, वो भी पीछे की तरफ बनने वाला है। और किस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। किस पे बनेगा, फोकस पे बनने वाला है। पहला बस थोड़ा सा फोकस पे बनने वाला है। तो पहली कंडीशन क्या रही, काल्पनिक छोटा या बहुत छोटा। दूसरा बन जाए, तीसरी कंडीशन रहेगी सीधा। और F1 पर। दूसरी कंडीशन देखना F1, C1, F2 और C2। यहाँ अब जो यहाँ जो बिंब रहेगा वो बिंब की कंडीशन रहेगी F1 के ऊपर। बिंब की यहाँ जो कंडीशन रहने वाली है वो रहेगी F1 के ऊपर। यहाँ से किरण विचलित होके यहाँ पे भी जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो बनने वाला है बिल्कुल पीछे की तरफ। बिल्कुल पीछे की तरफ। कैसा होगा, आभासी, सीधा, काल्पनिक, और F1 व O के बीच में। F1 व O के बीच में, ठीक है। पांचवी कंडीशन में क्या होगा, जो वस्तु F1 पर पड़ी है, जब यहाँ वस्तु F1 पे पड़ी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रतिबिंब बिल्कुल विचलित होने वाला है। कहाँ बनेगा, अनंत पे जाके बनेगा। अपना जो प्रतिबिंब नेक्स्ट प्रतिबिंब बनने वाला है वो कहाँ बनने वाला है, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे। और वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। वस्तु से कैसा होगा, बड़ा बनने वाला है। अनंत, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनने वाला है। ये चीज़ नोट करना फिक्स। फिर एक अलग स्थिति अपन देखते हैं कि जब वस्तु F1 और O के बीच में हो। छठी स्थिति अपनी कौन सी है, जब वस्तु F1 व O के बीच में हो। जब वस्तु F1 व O के बीच में है तब क्या कंडीशन रहती है, कि इसमें ना तो अनंत पे बनने वाला है, तो यहाँ मतलब जो किरणें निकली है, जो किरणें विचलित हुई है वह आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी। जो किरणें विचलित हुई है वह आगे जाके कहीं नहीं मिलने वाली है। मतलब इस तरफ तो कोई प्रतिबिंब बनने वाला है ही नहीं, क्योंकि अनंत में जाके किरणें बिल्कुल फैल ही रही है। तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएंगे पीछे की तरफ। किरणों को कहाँ मिलाएंगे, पीछे की तरफ मिलाएंगे। तो पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। पीछे की तरफ अपन प्रतिबिंब बना रहे हैं, कहाँ बनेगा, पीछे की तरफ। तो अब जो प्रतिबिंब बनने वाला अपना वास्तविक नहीं होगा। अब जो प्रतिबिंब बनने वाला अपना वो होगा, काल्पनिक होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा, क्यों अपन ने काल्पनिक बनाया है। आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। और वस्तु से बड़ा होगा और कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा। कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, क्योंकि दूसरी साइड तो प्रतिबिंब बनने के चांस है नहीं, क्योंकि दोनों किरणें क्या हो रही है, दूर दूर फैल ही रही है। तो पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनाएंगे अपन। पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनने वाला है, बिल्कुल वस्तु की ओर बनने वाला है। तो ये
स्थिति सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। ये कंडीशन ध्यान में रखना, फटाफट ये चीज़ नोट करो। नेक्स्ट अपना टॉपिक है लेंस से बनने वाली चिन्ह परिपाटी। अपना जो टॉपिक है वो है चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी अपन देखते हैं। ये भी सेम चिन्ह परिपाटी वैसी ही होगी जैसी अपन ने दर्पण के अंदर करी है। दर्पण की जो चिन्ह परिपाटी थी, सेम वही कंडीशन गोलीय लेंसों की भी चिन्ह परिपाटी होगी। तो मैं चिन्ह परिपाटी बना देती हूँ पहले। ये अपना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा नेगेटिव। जो नीचे की तरफ होगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। जो ऊपर की तरफ होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक। और ये अपना होगा ऋणात्मक। ये अपना कौन सा होगा? ऋणात्मक होगा। ये अपना कौन सा होगा? धनात्मक होगा। और जो ऋणात्मक होगा वो किसकी तरफ होगा? बिल्कुल नीचे की तरफ होने वाला है। जो धनात्मक होगा वो ऊपर की तरफ होने वाला है। और लेफ्ट राइट देखिए तो अपना जो लेफ्ट होगा वो भी ऋणात्मक होने वाला है, और अपना जो राइट है वो होगा धनात्मक। ये है लेंसों की चिन्ह परिपाटी। ये है लेंसों की चिन्ह परिपाटी, जिसमें क्या होता है कि सभी लेंसों की जो दूरियां होती है वो प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। जो लेंसों की दूरियां होती है, जो लेंस का प्रतिबिंब है, बिंब है, उनकी स्थिति कहाँ है, वो किससे मापी जाएगी? प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, जिससे वो अपन ओ से डिनोट करते हैं। किससे? ओ से डिनोट किया जाता है, जिसको प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है। और जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? धनात्मक। उत्तल लेंस की चिन्ह परिपाटी के हिसाब से जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी, पहला पॉइंट लिखना, जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी वो कौन सी होगी? धनात्मक होगी। और अवतल लेंस की जो दूरी होगी वो कौन सी होगी? ऋणात्मक। अवतल लेंस की जो दूरी होगी वो कौन सी होगी? ऋणात्मक। उत्तल लेंस की दूरी होने वाली है धनात्मक, और अवतल लेंस की जो दूरी होगी, जिसको अपन अपसारी लेंस भी कहा जाता है, उसकी दूरी कौन सी होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है। प्रकाशीय केंद्र के जो बाईं ओर की दूरी है, प्रकाशीय केंद्र के जो बाईं ओर की दूरी है वह कौन सी होगी? ऋणात्मक होगी। जो बाईं ओर है, कहाँ है? बाईं ओर है। जो बाईं ओर है वो कौन सी होगी? ऋणात्मक होगी। जो दाईं ओर है, जो दाईं ओर है वो कौन सी होगी? धनात्मक होगी। किसकी? प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर की दूरी धनात्मक हो जाएगी और दाईं ओर की दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। ये अपनी चिन्ह परिपाटी है। जो उत्तल लेंस होगा वो धनात्मक होगा। उत्तल लेंस कौन सा होगा? धनात्मक होगा। उत्तल लेंस कौन सा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है। लेंस सूत्र की बात करें अपन, ये नोट करना पहले। नेक्स्ट हेडिंग डालना लेंस सूत्र। अपन लेंस सूत्र की बात करते हैं। जैसे दर्पण का सूत्र था बिल्कुल वैसे ही लेंस का सूत्र होगा। दर्पण का सूत्र क्या था? 1f/1v-1u। ठीक है। लेंस का सूत्र भी सेम रहेगा, बस ये है कि जहां दर्पण के अंदर पॉजिटिव था वहां यहाँ क्या होगा? लेंस के अंदर नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। u-1/v। मैंने बताया था u क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या हो जाएगा? अपने प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। v क्या हो जाएगा? बिंब की दूरी। फोकस आपको पता ही है, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, v हो जाएगा अपना बिंब की दूरी हो जाएगी। v क्या हो जाएगा? बिंब की दूरी हो जाएगी। बिंब की दूरी हो जाएगी। ठीक है। तो ये अपना हो गया लेंस का सूत्र। और जो मैंने दर्पण का फॉर्मूला बताया था आपको, दर्पण सूत्र बताया था, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और लेंस के अंदर यहाँ क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है। बिल्कुल इजी है। u हो जाएगा अपना प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। v क्या हो जाएगी? बिंब की दूरी हो जाएगी। फटाफट नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग डालना आवर्धन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आवर्धन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आवर्धन। मैंने दर्पण में भी बताया था आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। किससे? m से डिनोट करने वाले हैं आवर्धन को। आवर्धन क्या होता है?
कि किसी भी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। आवर्धन क्या होता है अपने पास कि किसी भी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। किसी भी लेंस के अंदर उस लेंस के प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई या फिर बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाएगा? आवर्धन कहलाएगा। सेम फॉर्मूला अपन दर्पण के अंदर भी देखा था, सेम फॉर्मूला अपना लेंस के अंदर भी है, जिसको बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगी एस नोट, और जो अपने पास वस्तु की ऊंचाई रहेगी, जो बिंब की ऊंचाई रहेगी वो कौन सी रहेगी? एच रहेगी। वो कौन सी रहेगी? एच रहेगी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन कौन सी ले रहे हैं? एच नोट ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं? एच नोट ले रहे हैं। बिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई एच ले रहे हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो ये चीज। अब देखो लेंस के द्वारा, अगर लेंस के द्वारा अपन बीम की जो ऊंचाई ले रहे हैं, अगर लेंस के हिसाब से अपन बीम की ऊंचाई अगर u ले और प्रतिबिंब या वस्तु बीम या वस्तु की ऊंचाई अगर अपन v ले तो h नोट अपॉन h बराबर क्या हो जाएगा? u अपॉन v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? u अपॉन v हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन u माने और बीम की ऊंचाई अपन क्या माने? v माने, तो h नोट बराबर h अपॉन बराबर क्या हो जाएगा? u अपॉन v हो जाएगा। ये चीज नोट करना। नेक्स्ट हेडिंग डालो लेंस की क्षमता। नेक्स्ट हेडिंग डालो लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है कि किसी भी लेंस की अभिसारी और अपसारी किरणों को, अब जो अपसारी और अभिसारी जो किरणें हैं उनको, उनकी जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाएगी? जो अपसारी और अभिसारी लेंस की क्षमता। किसी भी प्रकाश की किरणों को, किसी भी प्रकाश की किरणों को अभिसारित या फिर अपसारित करने की क्षमता, अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता क्या कहलाएगी? प्रकाश लेंस अपसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? अपने को किसी भी लेंस को जो प्रकाश की किरणें आ रही है उसको या तो अभिसारित करो या अपसारित करने की क्या क्षमता क्या कहलाएगी? लेंस की क्षमता कहलाती है। जो लेंस के ऊपर प्रकाश की किरणें आ रही है उनको अपसारित करने की और अभिसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। फटाफट नोट करो। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसको अपन P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P अपॉन F। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P अपॉन F हो जाएगा। इसको P से डिनोट किया जाता है। और अपन जो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। फटाफट नोट करो ये चीज। अगर अपन डायोप्टर की, कई बार क्या होता है कि एक डायोप्टर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार कि एक डायोप्टर क्या होता है। तो वन डायोप्टर क्या होता है कि वह लेंस की वह मात्रा जिसको 1 मीटर में मापा जाता है। वन डायोप्टर क्या होता है कि लेंस की वह मात्रा जिसमें लेंस की वह मात्रा या लेंस की वह क्षमता जिसमें
वह क्षमता जिसमें फोकस दूरी को, किसको, फोकस दूरी को अपन किस में मापते हैं, मीटर में। फोकस दूरी को 1 मीटर में मापा जाता है, 1 मीटर में मापा जाता है। तो वन डायोप्टर की क्या हो गई कि लेंस की वह क्षमता जिसमें फोकस दूरी को किसमें मापा जाता है, 1 मीटर के अंदर मापा जाता है। किसमें, 1 मीटर के अंदर मापा जाता है। ये चीज नोट करना। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होती। उत्तल लेंस की क्षमता कौन सी होगी, उत्तल लेंस की क्षमता होगी धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता होगी ऋणात्मक। ये चीज नोट कर लेना। जो अवतल लेंस की क्षमता कौन सी होगी, ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होगी धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अपन उत्तल लेंस की जो वन क्षमता होती है उसको किस में मापा जाता है, फोकस दूरी को 1 मीटर में मापा जाता है। और 1 मीटर क्या होता है, वन डायोप्टर की क्षमता, जिसमें फोकस दूरी की 1 मीटर में मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, वन डायोप्टर। जो 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है, ये चीज नोट करना। तो बच्चों यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। मैंने ये 10 चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा लिया है।